अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान की एक बहुत ही विशेष लर्निंग लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की हमारी सामाजिक विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माननीय संजीवनी सिंह रघुवंशी मैम है। आज हम सामाजिक विज्ञान के पाठ राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से चर्चा प्रारंभ करें, इसके पूर्व मैं प्रमोद श्रीवास्तव आज की हमारी सामाजिक विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माननीय संजीवनी सिंह रघुवंशी मैम और विषय के जानने के जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूँ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए आज की इस महत्वपूर्ण लर्निंग को शुरू करें और इसके लिए सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय संजीवनी सिंह रघुवंशी। नमस्कार सर, सभी शिक्षक साथियों को भी स्नेहपूर्ण नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज फिर हम इस सायंकालीन पाठ्य वस्तु आधारित कक्षा में आपके समक्ष एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हैं। पाठ 17 राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1918। इस पाठ में जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार है। भारत के प्रांतीय संगठन जो हुआ वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन के रूप में किस प्रकार फला फूला। उदारवादी कांग्रेस की जो नीतियां थी, कार्य प्रणाली थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा। बंगाल विभाजन पर भारतीय जनता का जो प्रतिक्रिया थी वो क्या थी। कांग्रेस में उग्रवाद का विकास कैसे हुआ और मुस्लिम लीग की स्थापना किस प्रकार हुई। ये मुख्य बिंदु है इस पाठ के। तो हम पाठ शुरू करते हैं बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारत की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कही जाती है। ये भारत की पहली राजनीतिक पार्टी थी और ये जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ इसमें इस पार्टी ने अग्रणी भूमिका निभाई। मतलब बहुत अत्यधिक जो इस आंदोलन को बनाने में, आगे बढ़ाने में जो पार्टी थी वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। इस पार्टी की स्थापना में बच्चों भारत का जो इतिहास जो है वो ये बताता है कि ये पार्टी जो स्थापना हुई वो 1 या 2 दिन में नहीं, 1 आध 2 वर्षों में नहीं, वरन काफी लंबे समय में लगा इस पार्टी को बनाने में और एक चिंतनशील इतिहास भी इस पार्टी के पीछे था। भारत के अलग अलग भागों में प्रांत एवं स्थानीय जो स्तर था उसकी आवश्यकता अनुरूप कई राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाएं बनाई गई जो कुछ इस प्रकार हैं। पहली है 1851 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन करके एक पहली संस्था बनाई गई। फिर 1852 ईस्वी में बम्बई एसोसिएशन करके एक संस्था बनाई गई। फिर 1852 में ही मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन करके एक और समिति बनाई गई। बच्चों, एसोसिएशन का मतलब होता है समिति, मतलब एक संस्था। संस्था का काम होता है कि जो भी समस्याएं हैं उनका निपटारा करना। तो ये जो समिति बनी, इन सभी समिति के जो सदस्य थे वो ज्यादातर जो सदस्य थे वो भारतीय समाज के उच्च वर्गों के लोग थे। ये समितियां अपने अपने प्रांतों में काम करती थी। इन समितियों से प्रभावित होकर कई संगठन बने जो इन समितियों की अपेक्षा जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब ये जो 3 समितियां बनने पड़ी, इनके अलावा इनसे प्रभावित होकर कुछ और समितियां बनी, संस्थाएं बनी, जिनका काम था जनता का प्रतिनिधित्व करना। ये संगठन कौन कौन से थे? ये संगठन 1970 ईस्वी में बनी जो वो पुणे सार्वजनिक सभा, 1876 ईस्वी में इंडिया एसोसिएशन, फिर 1884 ईस्वी में बनी मद्रास महाजन सभा, फिर 1885 ईस्वी में जो समिति बनी, संस्था बनी या संगठन बना वो था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन।
बच्चों ये जितने भी नाम हमने सुने, ये ऐसे संगठन थे जिनका काम था भारतीय अभिमत का प्रतिनिधित्व करना। यानी भारत की जो बातें हैं उनका प्रतिनिधित्व करना किससे? सरकार से। ठीक। लंबे समय से बच्चों ये महसूस किया जा रहा था कि कोई ऐसा संगठन बने, कोई ऐसी समिति बने जो भारत का प्रतिनिधित्व करे, है ना? किससे करे? सरकार से। इस समय किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था भारत पर, है ना? तो अंग्रेज जो क्या थे? कठोर नीतियां थी उनकी, दमनकारी नीतियां थी, और हमारी आवाज उन तक पहुंचाने के लिए हमने इन समितियों का निर्माण किया, इन समितियों को बनाया, और ये जो समिति बनी ये हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करी करने लगी। इन संगठनों में बेटा जो सबसे पहले जो नाम आता है वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, है ना? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो पहले संगठन करता थे। इन्होंने जो संगठन बनाया, जो समिति बनाई, उसमें इनका सबसे पहले नाम आता है। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी, मतलब उसमें चुने गए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने दिसंबर 1883 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी भागों के लोगों को एकत्र किया। इस सम्मेलन में जितने भी हमारे देश के जितने भी भाग थे उन सब से लोगों को बुलाया और इस सम्मेलन में एकत्र किया। इन्होंने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके इस दिशा में कुछ काम भी किए, कुछ कदम भी उठाए। इन्होंने दिसंबर 1885 ईस्वी में कलकत्ता में एक और राष्ट्रीय सम्मेलन भी बुलाया। मतलब जितनी भी ये जो ऊपर नाम है इनमें जो सबसे पहले जो संगठन करता है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हैं, जिन्होंने सम्मेलन किया और बहुत सारे देश के, जो हमारे देश के बहुत सारे भाग हैं, प्रांत हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को एकत्र किया और कलकत्ता में एक और सम्मेलन भी बुलाया। ठीक। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पाठ का जो मुख्य जो काम है, बिंदु है, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई? तो कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश भर के प्रसिद्ध नेताओं को एकत्र किया, संपर्क किया और उनके सहयोग से देश के सभी प्रांतों से आए 72 प्रतिनिधियों का बंबई में 1885 ईस्वी में 28 से 30 दिसंबर यानी अर्थात दो तीन दिन तक सम्मेलन हुआ, है ना? फिर सम्मेलन हुआ, सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। मतलब अध्यक्ष, इस सम्मेलन का जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। मतलब ये जो सम्मेलन हुआ, इसी सम्मेलन में जो हमारी सबसे पुरानी पार्टी है भारत की, उस पार्टी की स्थापना हुई जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी सम्मेलन में हुई। इस सम्मेलन में जिन समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ उनका संबंध धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदभावों से अलग सभी भारतीयों से था। मतलब भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से इस पार्टी का संबंध रखा गया। अब उदारवादी कांग्रेस व उसकी कार्य प्रणाली है ना, अब पार्टी बन गई, फिर उसकी कार्य प्रणाली निर्धारित हुई कि उसे कौन कौन से किस क्षेत्र में क्या कार्य करना है। तो ये जो कार्य प्रणाली बनी ये 1885 से 1905 तक लागू थी। तो कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, अब इसकी कार्य प्रणाली भी निश्चित की गई। तो इसकी कार्य प्रणाली कैसी थी? तो अगर हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद आरंभ के कुछ वर्षों में कांग्रेस ने कुछ नरम नीतियां अपनाई। मतलब जब पार्टी बनी तो कुछ समय तक
आरंभ के कुछ वर्षों तक कांग्रेस की जो नीतियां थी वो बहुत नरम थी, सॉफ्ट थी, है ना। फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे, उनके अनुसार कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को आपस में परिचय कराना था। मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उनका ये उद्देश्य था इस पार्टी का, और उनका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्र की प्रगति के लिए जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो कार्य करते हैं, हर क्षेत्र में जाकर अपना काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को आपस में परिचय कराना, है ना, आपस में परिचय होना चाहिए। तो इनका मतलब उद्देश्य था कि सभी कार्यकर्ता जो सक्रिय हैं वो आपस में परिचित हों, एक दूसरे को जानते हों, और भारत की जनता को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एकजुट करना था। पहला उद्देश्य था उनका कि सभी कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता आपस में परिचित हों, और फिर भारत की जनता के जो राजनीतिक उद्देश्य हैं उनके लिए एकजुट होकर कार्य करें। फिर कांग्रेस की जो आरंभिक मांगे थी, मतलब कांग्रेस ने जब अपना कार्य प्रारंभ किया तो जो सरकार थी उससे कांग्रेस की जो शुरू की मांगे थी, आरंभिक मांगे थी, वो थी प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो। मतलब प्रांत और केंद्र में जो भी काम हो, जो भी सरकार का जो काम हो, उसमें भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरा जो इनकी मांग थी वो भारत में इंडियन सिविल सर्विस का आयोजन हो, और इसकी आयु सीमा जो कम है उसको बढ़ाया जाए। मतलब क्या होता था कि जो इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं थी वो इंग्लैंड में होती थी, तो भारतीयों का कहना था, भारत का कहना था कि जो भी परीक्षा होगी वो भारत में हो, और इसकी आयु सीमा को बढ़ाया जाए। फिर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, फिर भारत का औद्योगिक विकास हो, है ना। फिर सरकार किसानों के कर्ज में राहत मिलना चाहिए, किसानों को बहुत ज्यादा कर लगाया जाता था। फिर हथियार कानून में संशोधन किया जाए। ये जो मांगी थी ये कांग्रेस की प्रारंभिक मांगी थी। फिर इन मांगों को जब मांगा गया तो इसमें कुछ प्रमुख नेता थे जो उनका कहना था कि अगर हमारी मांगों को सरकार अगर मान लेती है, समझ लेती है, तो ये एक अच्छा प्रयास होगा। लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। तो ये जो नेता थे उनके नाम इस प्रकार हैं: दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रहमतुल्ला सयानी, आनंद चाटलू, शंकरन नायर, रमेश चंद्र दत्त जो नेता थे, इनका कहना था, इनका विश्वास था कि जब भी ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों का औचित्य समझ जाएगी तो वो हमारे इन मांगों को अवश्य मान लेगी। पर ऐसा हुआ नहीं, है ना। फिर बंगाल का विभाजन आता है। तो बंगाल जो विभाजन हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ और किसने किया? तो जब उदारवादी कांग्रेस की कार्य प्रणाली बनी, है ना, 1905 में तय हुई, तो ब्रिटिश सरकार जो थी, हमें ब्रिटिश सरकार से ये मांगे करनी थी कि तभी जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, है ना। जब कांग्रेस की कार्य प्रणाली बनी और हमने सरकार से कुछ मांगे की, तभी बंगाल का विभाजन कर दिया गया। किसने किया और क्यों किया? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया, है ना। लॉर्ड कर्जन जब 1899 में भारत का वाइसराय बनकर आया, तो उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा राज्य शामिल थे, है ना। बंगाल सहित भारत के अनेक भागों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी जो गतिविधियां थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, है ना। इन गतिविधियों से कर्जन जो था वो घबरा गया
और उसने क्या किया, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, है ना। तो उसने क्या किया, आपस में लड़वाया और उसका फायदा उठाया। कैसे? बंगाल के पूर्वी भाग में मुस्लिम अधिक थे और पश्चिम भाग में हिंदू थे, है ना। तो उसने क्या किया, हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़वा दिया और उसका फायदा उठा लिया, है ना। अतः लॉर्ड कर्जन ने फिर क्या किया, 1905 में बंगाल का 2 भागों में विभाजन कर दिया। यह जो घटना थी, यह उसकी सबसे अविवेकपूर्ण घटना थी, है ना। फिर बंगाल का जब विभाजन हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़कर राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना, है ना। अपन राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं ना, तो कर्जन का ये उद्देश्य था बंगाल विभाजन करने का कि जो हिंदू और मुस्लिम एक हैं, इनकी एकता को हम तोड़ दें और राष्ट्रवादी आंदोलन जो पनप रहा है उसको हम कमजोर कर दें। बाद में इस विभाजन का घोर विरोध भी किया गया। फिर कांग्रेस में उग्रवाद का उदय। अब कांग्रेस के जो अधिवेशन थे, उन अधिवेशनों में ब्रिटिश सरकार की आलोचना धीरे धीरे बढ़ने लगी और उग्र मांगे रखी जाने लगी। तो सरकार क्या थी, कांग्रेस की विरोधी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मांगे जो थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और आंदोलन उग्र होने लगा। जब सरकार के विरोधी होने से कांग्रेस जो थी 2 दलों में बट गई, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। तो जो गरम दल के जो नेता थे वो थे बाल पाल लाल। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल मतलब लाला लाजपत राय और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, है ना। तो ये जो 3 नाम है, ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। इस नई प्रवृत्ति में राष्ट्रवाद आंदोलन ने सरकार से प्रार्थना की परंपरा छोड़ दी। मतलब जब ये नरम दल और गरम दल बन गए, तो जो ये नई प्रवृत्ति उभर कर आई गरम दल की, इस आंदोलन में सरकार से प्रार्थना की परंपरा को खत्म कर दिया गया। इसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने अहम भूमिका निभाई। इनका कहना था कि प्रशासन में सुधारों की मांग करना पर्याप्त नहीं है। मतलब क्या मांग करी थी हमने कि जो अंग्रेजों का जो प्रशासन है उसमें सुधार किया जाए। तो इनका कहना था कि इतना पर्याप्त नहीं है। इनका कहना था कि भारतीय जनता का उद्देश्य होना चाहिए स्वराज्य प्राप्त करना, है ना। क्या उद्देश्य होना चाहिए हमारा? स्वराज्य को प्राप्त करना। और बाल गंगाधर तिलक ने नारा भी दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इसने नारा दिया था, ये बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा भी दिया। फिर राष्ट्रवादी आंदोलनों में इन्होंने गणपति और शिवाजी जैसे उत्सवों का आयोजन भी किया। इस आयोजन को करने का मुख्य उद्देश्य था कि लोग जो है वो आपस में एकत्र हो, मिले और अपने विचार आपस में बांटे। इससे क्या होगा, जो राष्ट्रवादी जो गतिविधियां हैं, जो विचार हैं, देश प्रेम की भावना है, उसका विकास भी होगा। तो इन्होंने कुछ ऐसे उत्सवों का भी आयोजन किया। फिर इन्होंने हड़तालों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे भी कार्य करवाए किए। इन कार्यों से भारतीय जनता जो थी एकता और मजबूत हो गई, है ना। शुरुआत में इस आंदोलन में समाज के छोटे वर्ग के लोग सक्रिय थे, पर बाद में यह आंदोलन लाखों लोगों का आंदोलन बन गया, जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता को प्राप्त करना था। अब यहां तक जब बात पहुंची कि हिंदू मुस्लिम एकता और मजबूत होने लगी, तो अंग्रेजों ने दूसरे तरीके से मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। कैसे की मुस्लिम लीग की स्थापना? इसमें 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके पश्चात 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना
करने में अंग्रेज सरकार सफल हो गई, है ना? कैसे हो गई? कि उन्होंने एकता की भावना के विकास को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनका कहना था कि हिंदू और मुसलमानों के हित अलग-अलग हैं। मतलब हिंदू और मुसलमान जो है, इनकी जो मांगे हैं, जो इनके हित हैं, वो अलग-अलग हैं। अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को कई प्रलोभन दिए गए, है ना? इसी समय गरम दल के नेताओं ने जो धार्मिक आयोजन किए थे, जैसे गणपति और शिवाजी जैसे जो आयोजन कर किए थे, उससे इस राष्ट्रीय आंदोलन से हिंदुओं मुस्लिमों को लगा कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये मुसलमानों का नहीं है, ये हिंदुओं का आंदोलन है ना? तो ऐसी भावना जब उनके मन में आई, तो मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना हुई। जो हिंदू मुस्लिम जो सरकार चाह रही थी, वो उसमें सफल कैसे हो गई कि जो कुछ आयोजन, कुछ प्रलोभन दी सरकार ने उनको कि अगर आप हमारे संपर्क में रहते हैं, हमारे सरकार का विरोध नहीं करते हैं, तो हम आपको कुछ सरकारी या नौकरी देंगे, कुछ अच्छे पद देंगे। तो ये प्रलोभन दिया। और दूसरा जो कारण मुस्लिम लीग की स्थापना का जो मुख्य कारण है कि जो हमारे जो हिंदू आयोजन हुए, उससे मुसलमानों को लगा कि ये जो आंदोलन है, ये हिंदुओं का आंदोलन है, और उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की, है ना? फिर उनके उद्देश्य जो थे, मुस्लिम लीग की जो उद्देश्य थे, वो ये थे कि भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना को जगाना, और सरकार की नीतियों के बारे में उनके मन में अगर कोई गलतफहमी है, तो उसे दूर करना, है ना? ये इनका मुख्य उद्देश्य था। फिर था कि भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की घोषणा करना, है ना? लीग के दूसरे उद्देश्यों पर अड़िग रहते हुए दूसरे समुदायों के प्रति किसी भी प्रकार के विरोध की भावना को रोकना। ये इन मुस्लिम लीग के उद्देश्य थे कि इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। किंतु अनेक जो मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बावजूद भी अनेक राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमान शामिल होते रहे। इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और काजी नजरुल इस्लाम जैसे कई मुस्लिम नेता जो प्रसिद्ध हैं, वो शामिल हुए, और इन सभी नेताओं ने राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार भी किया। इसके बाद आता है कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ, वो 1907 में नरम और गरम दल के नेताओं में मतभेद के कारण हुआ, है ना? तो नेताओं का मतभेद क्यों हुआ कि जो 1907 में सूरत का जो अधिवेशन हुआ, उसमें दोनों दलों में गंभीर मतभेद हुआ और संघर्ष भी होने से बचा। इस वर्ष जो सभापति चुने गए, वो रास बिहारी बोस चुने गए, जबकि गरम दल वाले नेता जो थे, वो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और इतना मतभेद बढ़ा कि कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हो गया, है ना? अब जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, उसी समय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश हुआ, है ना? इस कांग्रेस के इस विभाजन के बाद राजनीति में गांधी जी का प्रवेश हुआ। गांधी जी को हम सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। भारत का प्रत्येक बच्चा, बूढ़ा, जवान गांधी जी से परिचित है, और इनकी जो राजनीति में जो इतिहास, राजनीति में जो इनका प्रवेश है, वो हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, है ना? तो इनका जन्म, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। बच्चों, गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो भारत में हुई। फिर आगे की पढ़ाई के लिए गांधी जी इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से उन्होंने वकील की परीक्षा पास की, और फिर एक वकील के रूप में ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचे।
जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो वहां के जो आश्रित लोग हैं उन पर गोरे जो शासक हैं वो बहुत अत्याचार करते हैं। इस अत्याचार की लड़ाई में उन्होंने आश्रितों का साथ दिया और वहीं रहकर इन्होंने अत्याचार के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है इसका भी प्रयास किया। इस प्रयास को बच्चों सत्याग्रह का नाम दिया गया। सत्याग्रह करने वाला जो व्यक्ति होता है वो हर प्रकार के कष्ट, दंड भोगने और जेल जाने को भी तैयार रहता है। फिर इनका जो संघर्ष भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो प्रवेश है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। आधुनिक भारत में गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता का करीब 30 वर्ष का उन्होंने संघर्ष में नेतृत्व किया और वे भारतीय जनता में महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें बापू भी कहा जाता है और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और वे हिंसा के खिलाफ थे। तो इस प्रकार गांधी जी का राजनीति में प्रवेश हुआ। इन्होंने बच्चों बहुत से आंदोलन किए, ये हम सब जानते हैं। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भी गांधी जी का विशेष सहयोग, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने कई आंदोलन किए और इस आंदोलनों की श्रृंखला में सबसे पहला जो इनका आंदोलन था वो था चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। अब जो चंपारण जो आंदोलन था वो किसानों के लिए लड़ा गया, है ना। तो जो किसान थे, चंपारण एक जगह का नाम है, वो चंपारण बिहार में है। बिहार में चंपारण जो जगह है वो बिहार के राज्य में एक छोटी सी जगह है जिसे हम चंपारण के नाम से जानते हैं। तो वहां के जो किसान थे वो अंग्रेजों के अत्याचार, बहुत अधिक अत्याचार सह रहे थे। कैसे? ये जो संघर्ष है ये स्थानीय आर्थिक मांगों को लेकर किया गया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे जो थे, मतलब अंग्रेज जो थे, वो बागान के मालिक होते थे। तो वो किसानों से उन्होंने एक अनुबंध कर लिया, जिसके तहत उनकी जो खेती का जो एक हिस्सा था उसमें वो उन किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, है ना। वो और नील की खेती हम एक पिछले पार्ट में बता चुके हैं कि नील की खेती अगर जिस भूमि पर एक बार कर दी जाए तो वो भूमि बंजर हो जाती है, उस भूमि पर फिर किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं की जाती। तो जबरदस्ती किसानों की एक भूमि के एक भाग पर अंग्रेज जो थे जबरदस्ती नील की खेती करते थे। यानी उन्होंने जो अनुबंध किया था उसमें अनिवार्य कर दिया था कि उनकी भूमि का 1/4 भाग जो है वो उस पर नील की खेती करेंगे। इसे तिनक कठिया पद्धति कहते थे, है ना। तो अंग्रेज जो थे वो नील उगाने वाले जो किसान थे उन पर बहुत अधिक अत्याचार करते थे। इन किसानों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण गए और वहां उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। जब वो वहां पहुंचे तो अंग्रेजों ने उन्हें चंपारण छोड़ने के लिए कहा, पर वो नहीं माने। वहीं पर रहकर उन्होंने जांच की और इसका अंत हो इसके लिए विवश कर दिया अंग्रेजों को, और सरकार को मजबूर होकर ये जो अनुबंध था उसे वापस लेना पड़ा। फिर 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों और खेड़ा के किसानों को न्याय दिलाया। अहमदाबाद के मिल जो मजदूर थे वो अपनी वेतन की वृद्धि की मांग कर रहे थे और खेड़ा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व जो वसूली थी यानी जो कर था उसको रोकने की मांग कर रहे थे। तो ये था चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन, जिसे गांधी जी ने आंदोलन के रूप में लड़ा और उसमें सफल हुए। फिर चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन के संघर्ष ने गांधीवादी तरीकों को आजमाने और गांधी जी को देश की जनता के नजदीक आने का अवसर भी दिया। ये जो आंदोलन थे
इससे क्या हुआ कि देश की जनता गांधी जी के और करीब हो गई। फिर समाज सुधार आता है, तो समाज सुधार में छुआछूत की जो उस समय बहुत अधिक भावना थी उसका अंत किया। और दूसरा जो था समाज सुधार, उसमें कुटीर उद्योगों को महत्व दिया गया। तो सामाजिक सुधार गांधी जी ने राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बनाया और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान हुआ, जिसमें छुआछूत की भावना उस समय बहुत थी। इन्होंने छुआछूत की भावना को अमानवीय व्यवहार बताया और इसका विरोध करके अभियान चलाया और कुछ हद तक इस लाखों भारतीयों को निम्न स्थिति में जो पहुंचा दिया था इस छुआछूत की भावना से बाहर निकाला गांधी जी ने, है ना। उनका दूसरा जो योगदान था वो कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में था। कुटीर उद्योग मतलब घर में किए जाने वाले छोटे छोटे उद्योग। चरखे को उन्होंने ग्रामीण जनता की मुक्ति का साधन बताया। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने के अलावा चरखे से लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया, है ना। जब घर में हर घर में चरखा चला तो जो लाखों लोग जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिला। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे सांप्रदायिकता को राष्ट्र विरोधी और अमानवीय समझते थे। मतलब सांप्रदायिकता और राष्ट्र विरोधी जो कार्य होते हैं उनको वो अमानवीय समझते थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास करते रहे। मतलब जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया और वो सफल भी हुए। तो फिर आते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन एक ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जो भारत में स्वशासन की मांग के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ, जिसे होम रूल आंदोलन कहते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट जो थी और बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने इस होम रूल आंदोलन की नींव को रखा। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने 1893 ईस्वी में भारत आकर थियोसोफिकल सोसाइटी नामक एक संगठन, एक समिति बनाई। तिलक ने 1914 ईस्वी में बर्मा से जब वो मुक्त हुए, जो उनको बर्मा निर्वासित कर दिया गया था, भेज दिया गया था, तो जब वो वहां 1914 में बर्मा से निर्वासित हुए, निर्वासित जीवन से मुक्त हुए, तो फिर वो पुनः कांग्रेस में जब शामिल हो गए तो उन्होंने होम रूल आंदोलन के नाम से एक संगठन बनाया। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के लिए स्वशासन की। जिसका लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति, मतलब हमें हमारा शासन दिया जाए। फिर इस आंदोलन के महत्व का उल्लेख करते हुए विपिन चंद्र पाल ने लिखा था कि होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए हैं। मतलब जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं वो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ने तैयार किए हैं। होम रूल आंदोलन सोसाइटी के पंडित मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली, भूला भाई देसाई आदि जो सदस्य थे वो होम रूल आंदोलन के सदस्य थे। इस होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था कि भारतीय जो जनता है उसको तैयार करना अंग्रेजों के खिलाफ।
कि कैसे हम अपनी लड़ाई को लड़ें और कैसे इस पर विजय प्राप्त करें। फिर दमन, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने अपने-अपने तरीके से होम रूल आंदोलन का जोरदार प्रचार किया। इन दोनों के भाषणों का लोगों पर चमत्कारिक प्रभाव भी पड़ा, है ना? इससे ब्रिटिश सरकार बेचैन हो गई, मतलब कि वो जो चाह रही थी कि कैसे हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने बड़े चतुराई से, बड़ी होशियारी से अलग किया, है ना? मुस्लिम लीग की स्थापना करा दी। फिर कई प्रयास ऐसे किए कि जिसमें इनकी जो एकता है वो कमज़ोर हो जाए, और फिर जब होम रूल आंदोलन में जब उन्होंने देखा कि ये 2 नेता जो इनके जो भाषण हैं वो बहुत चमत्कारिक हैं और लोगों पर फिर राष्ट्र की भावना जागृत करने में ये बहुत सफल हो रहे हैं, तो वो फिर एक बार बेचैन हो गए, घबरा गए। उसने इन दोनों नेताओं के प्रभाव को रोकने के लिए दमनात्मक तरीके अपनाए। कैसे भी फिर से उन्होंने जो उनकी नीतियां थी, दमनकारी नीतियां थी, इन दोनों नेताओं को यानी श्रीमती एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल जो 2 नेता थे, इनके भाषणों को रोकने के लिए उन्होंने दमनकारी तरीके अपनाए और आंदोलनकारियों का कठोरता से दमन भी किया। तो जो सरकार थी वो हमारे इस प्रयासों से एक बार फिर घबरा गई और उन्होंने फिर से हम सफल हुई। ये आज हमने इस पाठ में पढ़ा। इस पाठ का हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदय हुआ वो किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ और कहाँ पर हुआ। इसका सम्मेलन, पहले जो सम्मेलन हुआ वो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, है ना। फिर उदारवादी कांग्रेस व कार्य प्रणाली 1885 से 1905 में हुई, इसकी स्थापना हुई। इसमें कैसे कौन कौन सी मांगे रखी गई कि प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो, भारत में इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षाओं का आयोजन भारत में हो, इसकी आयु सीमा को बढ़ाया जाए और भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, भारत का औद्योगिक विकास हो, किसानों के कर्ज को राहत मिले और हथियार कानून में संशोधन किया। उस समय बंगाल में प्रांत में बहुत छोटे राज्य थे, उन राज्यों को भी बंगाल के विभाजन को 2 भागों में जब विभाजित किया गया तो उस समय जो उद्देश्य था करजन का वो ये था कि कैसे भी भारतीय मुसलमानों और हिंदू को अलग किया जाए, उनकी एकता को तोड़ा जाए। फिर कांग्रेस का उग्रवाद का उदय हुआ कि धीरे-धीरे कांग्रेस की जो मांगे थी वो उग्र होने लगी और इस प्रकार कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में हो गया, नरम दल और गरम दल। नरम दल के जो नेता थे वो उनकी मांगे कम थी, लेकिन जो गरम दल के नेता थे वो उग्र थे। इसमें विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय प्रमुख। विपिन जो तिलक जी थे उन्होंने नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये उनका नारा था। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने गांधी जी के बारे में भी पढ़ा कि उनका किस प्रकार राजनीति में प्रवेश हुआ और उन्होंने कितने मुख्य आंदोलन लड़े और जो उनके प्रमुख और पहला जो आंदोलन था वो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन था। तो कैसे राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया और किस प्रकार आंदोलन में वो सफल हुए और कैसे भारतीय जनता के करीब आए और उनका राजनीति का जो प्रवेश था वो सफल हुआ। फिर उसके बाद हमने होम रूल आंदोलन पढ़ा कि कैसे श्रीमती एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल ने होम रूल लीग की स्थापना की। फिर उसके बाद दमन को पढ़ा। इस प्रकार आज ये अपना पाठ यही समाप्त होता है। इसमें कुछ प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो सही विकल्प हैं, कुछ खाली स्थान हैं, कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो जो खाली स्थान सही विकल्प है उसमें 4 विकल्प हैं अपने पास, उनमें से एक विकल्प सही है।
कि गरम दल के प्रमुख नेता जो थे वो है, इसमें 4 विकल्प हैं, इसमें से पहला जो विकल्प मतलब सही है वो है विपिन चंद्र पाल। फिर स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो इसमें बाल गंगाधर तिलक आएंगे। फिर तीसरा है बंगाल विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो ये याद रखना है कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। चौथा जो विकल्प है वो है 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित किया गया? तो उन्हें वर्मा भेजा गया था। फिर कुछ खाली स्थान है बच्चों। पहला खालिस्तान है कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने खालिस्तान की स्थापना की, तो इसमें आएगा, उसका उत्तर होगा इंडियन एसोसिएशन। दूसरा खालिस्तान है, खालिस्तान ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, तो इसका उत्तर आएगा ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तीसरा खालिस्तान है कि खालिस्तान के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल वायसराय मिंटो से मिला, तो इसमें आएगा आगा खान। चौथा खालिस्तान है महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। पांचवा खालिस्तान है गांधी जी ने अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का अपना एक तरीका विकसित किया, इसे खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे सत्याग्रह कहा जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला जो प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय का मतलब होता है छोटा सा प्रश्न का उत्तर। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। बंगाल विभाजन की घटना किस वायसराय के समय घटित हुई? तो बंगाल विभाजन की घटना लॉर्ड कर्जन वायसराय के समय घटित हुई थी। तीसरा प्रश्न है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग की अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले किन्हीं दो नेताओं के नाम लिखिए। तो मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले नेता नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान थे। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और उसके बाद प्रयोजना कार्य है। तो इन सब प्रश्नों को भी अपन को हल करना है, पाठ को पढ़ना है और परीक्षा की अभी चल रही है उसकी तैयारी करें और अगली क्लास के लिए फिर आपके साथ एक नए पाठ को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।